Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Biodiverse Hub. I hope you all will be doing well. So our today's topic for discussion in the playlist of oral and maxillofacial surgery is ZMC fracture. ZMC fracture बहुत important है. वैसे तो facial trauma में सारी चीज़ें सारे fractures important है, that either beats the maxillary fractures, mandibular fractures, ZMC, orbital, nasal होते हैं, तो वो सारे important है and we will try to cover it one by one in our playlist. Today in the ZMC fracture, सबसे पहले we will study a bit of the anatomy. किसी भी fracture को study करने से पहले आपको उसकी anatomy के बारे में पता होना चाहिए. जब आप anatomy के बारे में पता होगा, then you will be able to figure out कि किधर फ्रैक्चर आया है, किन किन बोन्स पे आया है, कौन कौन से प्रोसेसेस इफेक्ट हुए हैं, फिक्सेशन हमने फिर किधर करनी है, कौन से लोड बियरिंग आपके होते हैं, कौन से आपके लोड बियरिंग नहीं है. सो जितने भी बट्रेसेस वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें एनाटमी इज प्ले की रोल. एनाटमी पता होगी तो आप डायग्नोस भी कर सकेंगे, आप जो है सर्जरी के बारे में प्लान भी कर सकते हैं, एंड देन फिक्सेशन कहाँ कहाँ करनी, सारी चीज़ें जो है आप इजीली आपको ये गाइड करेगी एनाटमी. सो लेट अस प्रोसीड ऑन विद दैट. एनाटमी के बाद जो है हम लोग की रोल्स पढ़ेंगे कि ZMC कॉम्प्लेक्स क्या की रोल्स में सर्व कर रहा है. देन क्लासिफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ZMC फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे, एंड आफ्टर दैट इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ZMC फ्रैक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गोइंग ऑन विद द एनाटमी. सो वी नो दैट जाइगोमेटिक बोन जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, और उससे जो है वीक प्रोसेसेस जो हैं वो आगे जाके ओरिजिनेट कर रहे होते हैं. एंड एज वी नो दैट इसी जो इसके 4 प्रोसेसेस होते हैं जाइगोमेटिक बोन के, इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू वो बाकी बोन्स के साथ जो है वो क्या करता है, आर्टिकुलेशन करता है, और मिलके क्या बनाता है, जाइगोमेटिको मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सो इन दैट रिगार्ड हमारे पास ये किस किस बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं अपने 4 प्रोसेसेस के थ्रू. सबसे पहले आ जाती है आपकी मैक्सिलरी बोन. मैक्सिलरी बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है एट द जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर. देन उसके बाद फ्रंटल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है आपका जाइगोमेटिक बोन एट दी फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर. थर्ड आपके पास आ जाती है टेम्पोरल बोन. ये टेम्पोरल बोन के साथ भी आर्टिकुलेशन कर रहा है अपने प्रोसेस के थ्रू थ्रू द जाइगोमेटिक आर्च एट द टेम्पोरोजाइगोमेटिक सूचर. एंड एट लास्ट फोर्थ बोन जो है वो है स्फिनोइड बोन. स्फिनोइड बोन के साथ भी ये आर्टिकुलेशन करता है, एंड स्पेसिफिकली जो लोकेशन है वो है इन द लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट एट द स्फिनोजाइगोमेटिक सूचर. सो ये सारी जो थी जाइगोमेटिक बोन की एनाटॉमी थी और उसकी आर्टिकुलेशंस थी. ये सारी आर्टिकुलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी ZMC फ्रैक्चर होता है या जाइगोमेटिको मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रॉमा में, तो इन ही सारी प्रोसेसेस में बोन्स में वो इम्पैक्ट ट्रेवल करेगा और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर फ्रैक्चर्स आएंगे. सो नोइंग दैट एनाटमी हमारे लिए ईजी होगा उसको डायग्नोस करना. देन की रोल्स के बारे में आते हैं, तो वी ऑल नो दैट कि ये स्ट्रक्चर बना रहा है आपके फेशियल स्केलेटन का, फॉर्म्स द लेटरल एंड इंटीरियर प्रोजेक्शन ऑफ द फेस, प्रोमिनेंस बना रहा है. ठीक है. एस्थेटिक्स में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी मिलर प्रोमिनेंस ऑफ द चीक में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो बना रहा है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बट्रेसेस के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल बट्रेस जो हम कहते हैं दैट इज द इंफ्राऑर्बिटल बट्रेस, वहाँ पे इसकी कंट्रीब्यूशन है. देन वर्टिकल बट्रेसेस भी उसकी तरफ भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी इन्वॉल्व है. एंड वर्टिकल बट्रेसेस में आपका जाइगोमेटिको मैक्सिलरी बट्रेस आ जाता है. सो दीज 2 बट्रेसेस दैट वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इसके बाद जो है बॉडी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. एंड इट रियली फ्रैक्चर. तो जब भी ZMC का फ्रैक्चर होगा यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि बॉडी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस. वहाँ पे फ्रैक्चर होना एक रेयर जो है वो अक्रेंस है. मोस्टली फ्रैक्चर कहाँ पर होता है, ये जो जितनी भी हमने आर्टिकुलेशंस और जंक्शंस पढ़े यहीं पे फ्रैक्चर होगा, क्योंकि जब भी वीक जंक्शंस होते हैं, वीक प्रोसेसेस होते हैं, जब इम्पैक्ट पड़ता है, ब्लो होता है या ट्रॉमा किसी किस्म का होता है, तो इन्हीं पे जाके वो फोर्सेस ट्रांसमिट होती है, और यहाँ पे जो एरिया स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता वो इन फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर सके, तो वो क्या करता है, वो फ्रैक्चर हो जाता है. बॉडी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस थी, एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, बॉडी इन फोर्सेस को, इम्पैक्ट फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, एज अ रिजल्ट वो फ्रैक्चर नहीं होता. ठीक है. सो हमारे पास स्किन वीकर जंक्शंस के ऊपर फ्रैक्चर आएंगे. वी नो दैट फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर पे आ सकता है, इंफ्राऑर्बिटल रिम पे फ्रैक्चर हो सकता है, जाइगोमेटिको मैक्सिलरी बट्रेस पे, जाइगो मेटिको टेम्पोरल जिसमें वी नो दैट जाइगोमेटिक आर्च आ जाती है आपकी, एंड जाइगोमेटिको स्फिनॉइड सूचर वाला जो रीजन है उधर.
तो ये तो हमने पढ़ ली थी एनाटमी। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की तरफ कि बेसिकली इंजरी होती कैसे है। किसी भी तरह का डायरेक्ट ब्लो ऑन द प्रोमिनेंट पार्ट, जैसे कि आपकी चीक आ जाती है, मेलर प्रोमिनेंस जो है, इसके ऊपर डायरेक्ट ब्लो किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से होना, या भी कोई भी एक्सीडेंट में इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो वो सारी चीज़ आपकी इन जगहों पे आती है इम्पैक्ट, तो देन इट रिजल्ट इनटू द फ्रैक्चर। अच्छा, फ्रैक्चर अगर यहाँ पे होगा तो वो यूजली डिस्प्लेस्ड भी हो सकता है। एंड डिस्प्लेस्ड का मतलब ये होता है कि जो आपकी बोन्स में जहाँ पे कि आपकी फ्रैक्चर है जाइगोमेटिक आर्च में होता है फॉर एग्जांपल, तो वो जो आर्च होती है वो, क्योंकि जब एक नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर होता है सूचर्स में, वो टाइटली आर्टिकुलेट हुआ हुआ है तो अपनी प्लेस पे है, अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे ही फ्रैक्चर हो जाती है बोन, तो वो बाइंडिंग फोर्स तो नहीं रहती उनके दरमियान, एज ए रिजल्ट बोन आगे पीछे डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है, इन ए सिंपल वर्ड्स। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो सकती है? पोस्टीरियरली भी जा सकता है, ठीक है, जितना भी आपका फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है, इन्फीरियरली भी जा सकता है और मीडियली भी जा सकता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट्स भी जो होती हैं ये बेसिकली डिपेंड करती हैं किस फैक्टर के ऊपर? मसल पुल के ऊपर। इन सारी बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच्ड होते हैं, वी नो दैट। जैसी फ्रैक्चर होता है तो जो मसल उसको जिस डायरेक्शन में पुल करेगा, जहाँ पे वो एक्ट करेगा, उसी तरफ जो है वो बोन क्या करेगी? मूव करेगी, डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। उसको समझने के लिए अगेन विच इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से मसल्स अटैच्ड है। एंड व्हेन फ्रीक्वेंटली आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जेड में आपका फ्रैक्चर हो रहा है, आपकी बोन किस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, जब आप बता देते हो किस तरफ हो रही है, फिर आपसे पूछते हैं कि वो क्यों होती है डिस्प्लेस्ड। सो यू नीड टू आंसर दैट विद स्पेसिफिक टर्म्स एंड लॉजिक। लॉजिक उसमें ही मसल पुल एक्शन होता है। ओके, सो more violent blow अगर होगा तो it will cause the posterior and lateral displacement of the zygomatic maxillary complex का जो फ्रैक्चर होगा उसमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपकी अगर वॉयलेंट है तो पोस्टीरियर लैटरल डायरेक्शन में होगी। ओके, सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द वेरिएबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर। वेरिएबिलिटी का मतलब ये कि इसमें वेरिएशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकती है? सबसे पहले आपके पास डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो तो वेरी ऑब्वियस है। कम मैग्नीट्यूड की है, खासा फ्रैक्चर नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड कम था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, देयर इज़ हाई चांसेस कि आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है ये भी डिटरमिन करेगी कि डिस्प्लेसमेंट किस साइड पे होने वाली है, या आपको कौन सी बोन जो है फ्रैक्चर करेगी। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो आपकी आती है कि डेंसिटी ऑफ एडजेसेंट बोन। अगर तो आपके पास डेंसिटी, वो डेंस बोन जितनी भी होंगी, वी हैव डिस्कस्ड कि वो इम्पैक्ट फोर्सेस को एब्जॉर्ब करती हैं, उनमें कैपेसिटी होती है कि एब्जॉर्ब करें एंड टूटे नहीं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द जाइगोमा, जितना सॉफ्ट टिश्यू होगा तो दैट इज़ वेरी लाइक ऑब्वियस कि अगर ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू होता है तो जब फोर्सेस पड़ती हैं तो वो उसको ऊपर एक से एक कुशनिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन में अपना एक रोल सर्व करता है। तो जितना अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग होगा उतनी ज़्यादा कुशनिंग इफेक्ट होगी एंड प्रोटेक्शन होगी फ्रॉम द फ्रैक्चर्स। ऑल राइट, सो डिस्कस हमने सबके लिए वेरिएबिलिटी भी कर लिया। अब पैटर्न्स पढ़ते हैं। पैटर्न्स में ये होता है कि जेड फ्रैक्चर हो गया तो किन पैटर्न्स का हो सकता है? फॉर सबसे पहले तो एक सिंपल भी हो सकता है, देन नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। नॉन डिस्प्लेस का मतलब है फ्रैक्चर हो गया बट बोन डिस्प्लेस नहीं हुई, फ्रेगमेंटेड जो आपके फ्रेगमेंट्स आए हुए हैं फ्रैक्चर बोन के वो डिस्प्लेस्ड ही नहीं हुए। ओके, सो थर्ड पैटर्न ये हो सकता है कि मिनिमली स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया। ऑल राइट, देन हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ये हो सकती है कि सिवियरली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। एंड फिफ्थ वन इज दी कम्युनेटेड फ्रैक्चर्स। सो कम्युनेटेड फ्रैक्चर बेसिकली वो फ्रैक्चर्स होते हैं कि जिसमें आपकी जितनी जो बोन इन्वॉल्व थे जिसमें फ्रैक्चर है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। मतलब वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था, इतना हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स था कि उसने आपकी बोन्स को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, तो उस फ्रैक्चर को हम कम्युनेटेड फ्रैक्चर्स कहते हैं। ऑल राइट, सो नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स एटियोलॉजी। बेसिकली जो है वो व्हाट्स द एटियोलॉजी? सो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन फेशियल फ्रैक्चर आफ्टर द नेजल बोन फ्रैक्चर। कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी पेशेंट, कोई आपके पास पेशेंट आता है, उसकी हिस्ट्री आती है ऑफ एक्सीडेंट, तो अगर वो फेशियल स्केलेटन के ऊपर है या उसका फेस ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, इम्पैक्ट उसके फेस पे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर फर्स्ट पे आता है आपका नेजल बोन, क्योंकि प्रोमिनेंट एरिया है, वहाँ से एक थिन नेजल ब्रिज भी है, टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। आफ्टर दैट हाई चांसेस होंगे कि जेड फ्रैक्चर भी हुआ होगा वही सारे रीजंस की वजह से। ओके, सो दिस वाज द सेकंड मोस्ट कॉमन फेशियल फ्रैक्चर।
मोस्ट इंजरीज अकर इन द मैन। मैन में अगेन वही स्पोर्ट इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें ज़रा मैन रेशो ज़्यादा होता है। एंड इट मोस्टली अकर इन द थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ, तो अगेन द सिमिलर रीजंस फॉर दैट। ऑलराइट, सो स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट द etiology, इसमें आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, इन केस ऑफ असॉल्ट, fall injuries, sport injuries, or the firearm injuries. ठीक है, so these were the most common etiologies. Now let us move on towards the classification of ZMC fracture. अब ZMC फ्रैक्चर को क्लासीफाई किया गया डिफरेंट तरीक़ों से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आता है सिस्टम, वो है नाइट एंड नॉर्थ क्लासिफिकेशन, 1961 में आई थी। अब वो बेस्ड है ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाटर्स व्यू रेडियोग्राफ, जिसको हम ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू भी कहते हैं। तो वाटर व्यूज रेडियोग्राफ के अंदर जितनी उन्होंने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसमें जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई थी, उस लिहाज से उसके डायरेक्शंस को देखते हुए ये ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्रुप 1 आता है, जिसमें वी हैव द नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स, मतलब फ्रैक्चर हुआ है बट अगेन जो आपका फ्रैक्चर्ड बोन थी वो डिस्प्लेस नहीं हुई। ग्रुप 2 ऐसे फ्रैक्चर्स थे जो कि जाइगोमेटिक आर्च, जिन्होंने जाइगोमेटिक आर्च को इन्वॉल्व किया हुआ था। ग्रुप 3 के फ्रैक्चर्स ऐसे फ्रैक्चर्स थे कि वो अनरोटेटेड फ्रैक्चर्स थे। देन ग्रुप 4 में अब मीडियली रोटेटेड फ्रैक्चर्स आ गए। ग्रुप 5 में लेटरली रोटेटेड फ्रैक्चर्स थे, एंड ग्रुप 6 में दे वर द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स। ऑलराइट, सो अनदर क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज द सिक्स क्लासिफिकेशन। सिक्स क्लासिफिकेशन में आपके पास टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी आते हैं। टाइप ए में जो आपके पास फ्रैक्चर्स आ रहे थे वो इनकम्प्लीट जाइगोमैटिक फ्रैक्चर्स थे। Means we can simply say कि isolated zygomatic fractures थे involving one zygomatic pair। इसको फर्दर फिर उन्होंने टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जो टाइप ए 1 थी, अब उसमें आइसोलेटेड जाइगोमेटिक आर्च का फ्रैक्चर आ गया। टाइप ए 2 में लेटरल ऑर्बिटल वॉल भी फ्रैक्चर थी, एंड टाइप ए 3 में इंफ्राऑर्बिटल रिम फ्रैक्चर आ गया। सो दीज वर द सब कैटेगरीज ऑफ द टाइप ए। देन वी हैव द टाइप बी फ्रैक्चर्स। अब यहाँ पे क्या था, पीछे हमने पढ़ा था कि इनकम्प्लीट जाइगोमेटिक फ्रैक्चर था टाइप ए में, यहाँ पे कंप्लीट मोनोफ्रेगमेंट जाइगोमेटिक फ्रैक्चर, और जिसको हम टेट्रापॉड फ्रैक्चर भी कहते हैं। टेट्रापॉड फ्रैक्चर क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द फोर पिलर्स जो थे दे आर फ्रैक्चर्ड। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स आपके पास टाइप सी कौन सा फ्रैक्चर था? वो मल्टी फ्रेगमेंटेड जाइगोमेटिक फ्रैक्चर था। इसमें क्या हुआ, कम्युनिटी फ्रैक्चर की बात हो गई कि पूरी की पूरी जो जाइगोमेटिक फ्रैक्चर है उसने बोन को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सो इट इज़ बेसिकली सेम एज टाइप बी बट विद फ्रेगमेंटेशन इंक्लूडिंग द बॉडी ऑफ द जाइगोमेटिक बोन एज वेल। अब यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन भी इन्वॉल्व हो गया और पूरी की पूरी फ्रेगमेंटेड फ्रैक्चर्स हो गए। सो मोस्ट कॉमनली यहाँ से पूछा जाता है टेट्रापॉड फ्रैक्चर के बारे में कि वो कौन सी टाइप है, तो दैट इज़ द टाइप बी। ठीक है, वो क्यों उसको टेट्रापॉड कहते हैं? बिकॉज ऑल द फोर पिलर्स जो थे जाइगोमेटिक बोन के वो फ्रैक्चर हो चुके थे, फोर प्रोसेसेस, फोर पिलर्स। ठीक है, ऑल राइट, सो क्लासिफिकेशन सिस्टम वी आर डन विद दैट। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है विद फेशियल ट्रॉमा, तो अगर उसका ट्रॉमा जैगोमेटिको मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स का फ्रैक्चर होगा तो उसके क्या स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स होंगे? सबसे पहले स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग ओवर द चीक्स पेक्युलर साइन होगा कि फॉर पेशेंट के बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है या ब्रूजेस हैं, उसके ऊपर मार्क्स हैं चीक के ऊपर, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये तो आपका आर्च वाली एरिया इज़ अफेक्टेड। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक स्टेप डिफॉर्मिटी मिलेगी। जब आप पैल्पेट करेंगे उस जगह को जो कि उसकी चीक प्रोमिनेंस थी, तो आप यू विल लाइक फील कि एक स्टेप एक अंदर की तरफ थोड़ा सा डांस जाएगा, तो वो जो होगा वो स्टेप डिफॉर्मिटी वो पीछे की तरफ थोड़ा सा चला जाएगी। तो वो जो एक स्टेप डिफॉर्मिटी आएगी वो एक दैट विल बी अ पेक्युलर फीचर ऑफ द zygomatic maxillary complex fracture। देन डिप्रेस्ड चीक प्रोमिनेंस, मेल प्रोमिनेंस वो डिप्रेस्ड होगी क्योंकि आर्च जो होता है अगर वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है बोन की, एंड स्टेप डिफॉर्मिटी भी अगर आती है तो वो अंदर की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ डिप्रेस्ड हो जाता है, आपको डिप्रेस्ड चीक लगता है। क्रेपिटेशंस भी हो सकती है वो आपको, लाइक दैट इज बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइनसिस। एंड क्योंकि देखिए ये रीजन जो है यहाँ पे इंफ्राऑर्बिटल रिम है, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे जो होता है सब कंजक्टिवल हेमरेज भी आपको नजर आएगा, पेरी ऑर्बिटल एडीमा एंड द एकाइमोसिस। मोस्ट कॉमन फीचर ट्रिस्मस, patient will be unable to
ओपनिंग क्लोजिंग जो उसके नॉर्मल फंक्शंस होंगे वो इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अनलिमिटेड माउथ ओपनिंग हो जाएगी, ट्रिस्मिस होगा, लैटरल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मैंडिबुलर मूवमेंट्स नहीं हो सकेंगी, रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट्स होंगी, डिप्लॉपिया होगा। ओके, अगर तो एक आई का डिप्लॉपिया होता है तो उसको मोनो कहते हैं, एंड अगर दोनों वाली आईज जो है वो इन्वॉल्व है तो डिप्लॉपिया हो रहा है, तो we can say that it is by involving the two. अब डिप्लॉपिया जो है वो बेसिकली आपके एक दैट इज़ वेरी कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एंड यू नीड टू फिगर आउट कि मोनो है या बाय है। सो और ये होता किस वजह से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आपका इन्फीरियर जो आपका रेक्टस मसल होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्लॉपिया होता है। एनोफ्थेल्मस हो सकता है ड्यू टू द आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ zygomaticomyxillary कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, और आइदर एक्सोफ्थेल्मस भी हो सकता है। उस केस में क्या होगा, इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी आपके फ्रैक्चर सेगमेंट की। ऑलराइट, सो एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, अल्टर्ड प्यूपिलरी लेवल हो सकता है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व पेरिस्थीसिया एनेस्थीसिया भी इसके साथ हो सकता है, बिकॉज वी हैव नो दैट वहाँ ऊपर जाके ये इसके प्रोसेसेस वहाँ पे क्या कर रहे थे, दे आर बेसिकली आर्टिकुलेटिंग विद द फ्रंटल बोन एज वेल। तो वहाँ पे सारी जगहों पर अगर तुम फ्रैक्चर वहाँ पे हुआ है तो आपकी जो इंफ्राऑर्बिटल नर्व है ये उसको कंप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से पेरिस्थीसिया एनेस्थीसिया होगा। So this was all about the today's video. Next video में inshallah we will be discussing the diagnosis, the timing of surgery and treatment of zygomaticomaxillary complex fracture. So thank you so much. I hope it will be helpful for you all. Don't forget to subscribe to our channel and also click on the bell icon so you will get notified about our future videos and updates. Allah Hafiz.